स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड स्टडी कर रहे थे। मेटल से अगर मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है तो एंट्रोपी क्या होती है बेटा? डिक्रीज, मतलब एंट्रोपी नेगेटिव तो स्लोप पॉजिटिव। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन के ग्राफ होंगे डेल्टा जी नॉट के, वो सारे ऊपर साइड जाएंगे बेटा, है ना, उनका स्लोप पॉजिटिव होगा। जैसे इसमें एग्जांपल लूं मैं, तो इलिंगम डायग्राम, ठीक है, क्या था? इलिंगम डायग्राम था बेटा डेल्टा जी नॉट, है ना, एफ भी बोल सकता हूं, ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन का डेल्टा जी नॉट ले लो वर्सेस टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ क्या होगा? तो हमने ये देखा था कि जैसे मेटल ऑक्साइड बनता है तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होता जाता है, मतलब ऑक्सीजन एफिनिटी कम होती जाती है। अब इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करना। मैं ग्राफ ले रहा हूं, ठीक है, किसका? डेल्टा जी नॉट, है ना, वर्सेस टी। और ये पॉइंट इसका जीरो है, ये वाला पॉइंट जीरो है, और ये ग्राफ इस तरह से ऊपर जा रहा है ना। ये टेम्परेचर जहां ये कट कर रहा है ना, ये टेम्परेचर मैं मान लेता हूं टी नॉट, और इस एक्सेस पर टेम्परेचर टी लिया है। यहां पर डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है और यहां पर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है, ठीक है। ये रीजन ए ले लेता हूं मैं और ये रीजन बी ले लेता हूं। अब स्टडी करते हैं अपन। देखो, ये मान लीजिए कोई मेटल ऑक्साइड, मरकरी को मान लेते हैं अपन, है ना। तो ये HgO के फॉर्मेशन का ग्राफ है, मरकरी ऑक्साइड, Hg से HgO के फॉर्मेशन का ग्राफ है। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? देखो, केस वन, है ना, केस वन, केस वन में जो टेम्परेचर है इट इज लेस देन टी नॉट, टेम्परेचर टी नॉट से कम है, मतलब कि आपका कौन सा रीजन होगा? रीजन ए होगा, ठीक है। ये रीजन होगा आपका ए रीजन। अब समझने की कोशिश करना, यहां से यहां पर जब हम एचजीओ को बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं बेटा? एचजी की रिएक्शन कराई हाफ ऑफ O2 के साथ, ठीक है, तो क्या बना? HgO। तो बेटा रीजन ए में डेल्टा जी नॉट, है ना, ऑफ फॉर्मेशन कैसा है? नेगेटिव है। लेकिन अपना काम है रिड्यूस करना, तो मैं क्या करूं? इस HgO को हीट कर रहा हूं, लेकिन टेम्परेचर लेस देन टी नॉट है, टेम्परेचर लेस देन टी नॉट है, तो Hg प्लस हाफ ऑफ O2 बनना चाहिए। रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, तो बताइए डेल्टा जी नॉट एफ कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। डेल्टा जी नॉट एफ हो जाएगा पॉजिटिव, तो क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी? आप कहोगे नहीं सर, ये हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर ये पार्ट नॉन स्पॉन्टेनियस है तो मुझे बताओ क्या यहां पर डिसोसिएशन होगा? नहीं होगा। HgO का डिसोसिएशन नहीं होगा, वो Hg प्लस O2 में नहीं ब्रेक करेगा बेटा। तो हम यहां बोलेंगे नो डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, नो डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, है ना। कोई डिसोसिएशन इस पार्ट में नहीं होता है, इस केस में कोई डिसोसिएशन नहीं होगा। इसका मतलब हमें दूसरे रीजन को देखना चाहिए, तो मैं केस टू ले रहा हूं बेटा इसके लिए। अब केस टू क्या है? केस टू में अपन एक टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर टी नॉट से ज्यादा कर देते हैं, ठीक है। टी नॉट पर रीजन कौन सा है अपना? रीजन बी है, डी में पहुंच गए। तो रीजन बी में जब हम मरकरी की रिएक्शन कराएंगे हाफ ऑफ O2 से, तो बनेगा HgO, फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। इसी का डेल्टा जी नॉट का वैल्यू दी गई है, तो यहाँ डेल्टा जी नॉट कैसा है? पॉजिटिव है। तो अगर मैं इसको रिवर्स करूं, हीट करना है मुझे कितने टेम्परेचर पर? T इज ग्रेटर देन टी नॉट, तो ये Hg प्लस हाफ ऑफ O2 में टूटेगा। अब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है। तो ये ग्राफ से हमें देख के ये समझ में आ गया कि जब टेम्परेचर, देखो, इफ T इज ग्रेटर देन टी नॉट, क्या बोलेंगे बेटा? डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, डिसोसिएशन टेक्स प्लेस। जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो डिसोसिएशन हो जाता है। तो जो टी नॉट है, टी नॉट क्या है? टी नॉट इज डिसोसिएशन टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर डिसोसिएशन हो जाता है, टी नॉट इज डिसोसिएशन टेम्परेचर, ठीक है। टी नॉट इज डिसोसिएशन। तो देखो, इस ग्राफ को देखकर हमें एक आइडिया मिल गया कि इस टेम्परेचर से पहले HgO नहीं टूटेगा और इस टेम्परेचर के बाद
HgO टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन इससे पहले स्पॉन्टेनियस है, तो रिवर्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन इसके ऑक्साइड का फॉर्मेशन बी रीजन में नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो रिवर्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। क्लियर है? तो सुटेबल टेम्परेचर पता करने के लिए, सुटेबल टेम्परेचर पता करने के लिए HgO को तोड़ने के लिए हमें 450 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत पड़ती है। इस टेम्परेचर के ऊपर ये टूटने लगता है। तो सुटेबल टेम्परेचर पता करने के लिए डेल्टा जी नॉट या इलिंगम डायग्राम का यूज किया जाता है, पहली चीज। दूसरा क्या बताया था? एक सुटेबल रिएजेंट पता करना, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना? तो वो भी हम देखेंगे। क्या इसमें समझने में कोई दिक्कत है? ये चीज बहुत आसान है, समझ में आ गई होगी आपको बिल्कुल आसानी से। हमने दो रीजन ले लिए, नीचे नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है। ग्राफ जो दिए रहते हैं वो ये वाले हैं, लेकिन अपना काम है रिवर्स करना, Hg को एक्सट्रैक्ट करना, रिड्यूस करके मेटल को ऑब्टेन करना। ठीक है? तो हमें रिएक्शन को रिवर्स करना है। तो जस्ट हीटिंग से भी हमें क्या मिल सकता है बेटा? मेटल मिल सकता है। तो कौन से मेटल्स हमें जस्ट हीटिंग से मिल सकते हैं? जैसे सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया। तो आप देखोगे कि इन इनकी पोजीशन ग्राफ में टॉप पर होगी। टॉप पर थोड़ी सी हीटिंग में इनका डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। नोट करें। मैं एक बार इसको रीड कर देता हूं। नॉन स्पॉन्टेनियस, नो डिसोसिएशन टेक्स प्लेस। यहां पर इफ T1 is greater than T0, dissociation takes place. T0 is dissociation temperature. For HgO it is 450 degree centigrade. फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड बेटा ना, ये पूरा लिखना था अपन को। फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड वर्सेस टी टेम्परेचर। मेटल ऑक्साइड के बनने की फॉर्मेशन गिव्स फ्री एनर्जी है, और टेम्परेचर के वर्सेस ग्राफ है। ठीक है? एक चीज याद रखिएगा, इसका कहीं पर जीरो वैल्यू यहाँ होती है, ये वैल्यू नेगेटिव होती है सारी की सारी। डेल्टा जी नॉट जितना नेगेटिव होता है, डेल्टा जी नॉट जितना मोर नेगेटिव होता जाता है, रिएक्शन उतनी स्पॉन्टेनियस होती जाती है। तो हीट करने पर, क्योंकि ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है मेटल ऑक्साइड का, तो उनकी ऑक्सीजन एफिनिटी कम होती है। मतलब हम हीट करके ऑक्सीजन को हटा सकते हैं। वही हमने देखा, हीट करके हमने ऑक्सीजन को हटा दिया। ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं कि किसी भी टेम्परेचर पर नहीं, हर हर एक मेटल के लिए, हर एक मेटल ऑक्साइड के लिए अलग अलग टेम्परेचर डिफाइंड होंगे, और वो आप ग्राफ देख के सीधे बता सकते हो। कंप्लीटेड। ओके बेटा, नोट कर लीजिए आराम से। अगर कुछ रीड करने में दिक्कत आए तो मुझे बताना, मैं डिक्टेट कर दूंगा उसको। दिस इज स्पॉन्टेनियस। If T is greater than T0, dissociation takes place. T0 is dissociation temperature for this example, which is 450 for Hg. क्वेश्चन में बताऊंगा अभी प्रवर कैसे आता है। क्वेश्चन भी करेंगे ना हम। और सबसे बेस्ट इसमें क्वेश्चन अगर आपको करने हो, तो आप वीके जायसवाल का पैसेज खोलना, पैसेज, पैसेज वाले क्वेश्चन, उसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा, ये जो इलिंगम डायग्राम होते हैं, ये सल्फाइड्स के लिए भी होते हैं, क्लोराइड्स के लिए भी होते हैं। हमारे सिलेबस में केवल ऑक्साइड्स के ग्राफ है, मेटल ऑक्साइड्स के।
टेम्परेचर इज 450 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इज 450 डिग्री सेंटीग्रेड, 450। सभी का कंप्लीट हो गया तो मैं रफ करूं। चलिए ये पार्ट रफ कर रहा हूं। देखो एक और एग्जांपल से एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं नोट पॉइंट आपको लिखाऊंगा। देखिएगा बेटा, एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं। ग्राफ ही ड्रॉ करना होगा। डेल्टा जी नॉट है ना, और टेम्परेचर टी, ये वैल्यू है 0। इस तरह से मान लीजिए एक ये ग्राफ है और एक ये ग्राफ है। ये एच जी ओ का ग्राफ है, ये सी यू ओ का ग्राफ है। ठीक है, ये टी टेम्परेचर, ये डिसोसिएट हो रहा है T1 पर, ये डिसोसिएट हो रहा है T2 पर, है ना। और हम लिख सकते हैं यहाँ पर T2 इज ग्रेटर देन T1। अब आप देखो, जो ग्राफ नीचे होंगे बेटा, है ना, आप इसके बारे में क्या कह सकते हो कि HgO लोअर टेम्परेचर पर डिसोसिएट होता है और CO हायर टेम्परेचर पर डिसोसिएट होगा। तो जो ग्राफ नीचे होता है उसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव रहेगा, ज्यादा रेंज तक जब हीट करते रहेंगे, फिर पॉजिटिव आएगा। और जो ग्राफ ऊपर होगा, ऊपर की तरफ, उसका डेल्टा जी बहुत कम टेम्परेचर में हीट करने पर डेल्टा जी पॉजिटिव कर देगा, तो रिवर्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। इसका मतलब कि जो ग्राफ नीचे है वो हायर टेम्परेचर पर डिसोसिएट होगा और जो ग्राफ ऊपर है वो लोअर टेम्परेचर पर डिसोसिएट होगा। क्लियर है? तो ये नोट पॉइंट लिख लेना कि HgO, ये सॉरी, इसके लिए मैं एक पॉइंट लिख देता हूं फिर नोट पॉइंट लिखेंगे। HgO dissociates, HgO dissociates at lower temperature, HgO dissociates at lower temperature while CuO dissociates at higher temperature, higher temperature। ठीक है, HgO dissociate at lower temperature while CO dissociate at higher temperature। HgO dissociates at lower temperature while CuO dissociate at higher temperature। तो जिनके डिसोसिएशन टेम्परेचर कम है उनको हम कैसे रिड्यूस करें? बाय हीटिंग। लेकिन जिनके डिसोसिएशन टेम्परेचर ज्यादा है उनको हम किसी ना किसी रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू रिड्यूस कराना चाहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हायर टेम्परेचर पर फ्यूल कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी बेटा, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प ली जाती। तो HgO डिसोसिएट एट लोअर टेम्परेचर व्हाइल CO डिसोसिएट एट हायर टेम्परेचर। ये हम ग्राफ को देख के रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट पॉइंट लिखना इसमें क्या, those oxides which have which have those oxides which have lower dissociation temperature can give metal just by heating, ठीक है। those oxides which have lower dissociation temperature can give metal just by heating, है ना। देयर इज नो नीड टू यूज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे मरकरी, जैसे सिल्वर। इनके केस में अपन ऑक्साइड को हीट करके सीधे मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं। Those oxides which have lower dissociation temperature can give metal just by heating। ओके, तो ये आपने नोट कर लिया होगा पहले ही। अब
मुझे कंप्लीट रफ करना होगा, आप जैसे ही नोट कर लें इन्फॉर्म करें, फिर हम अलग अलग स्टेट से मेटल का फॉर्मेशन देख लेते हैं, फिर रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अभी एक और मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हमें देखना है, बट डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से। ठीक है, तो दो चीजें हमने समझ ली, एक तो मेटल ऑक्साइड का ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, दूसरा जहां ये जीरो को क्रॉस करता है उस टेम्परेचर के ऊपर हीट करने पर डिसोसिएट हो जाता है। तो मतलब हीट करके हम सभी को रिड्यूस कर सकते हैं, बट फीजिबल नहीं है, इकोनॉमिकल नहीं है। तो जिनका लोअर टेम्परेचर है डिसोसिएशन, उनको हम केवल हीटिंग से थ्रू रिड्यूस करेंगे। डन, चलो अब आप हेडिंग लिखना बेटा। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इसी में, मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन। मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन, ठीक है, मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मेटल। काफी बड़ी हेडिंग हो जाएगी, लिख लीजिए, मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मेटल। मेटल की अलग अलग स्टेट से मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करना। ठीक है, ये वाले ग्राफ भी हमें देखने को मिल सकता है। मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मेटल। जैसे बेटा समझिए, मेटल सॉलिड स्टेट में था, आपने उसकी रिएक्शन O2 गैस से कराई, तो यहां पर बना M2OX टाइप का मेटल ऑक्साइड सॉलिड। ठीक है, मेटल लिक्विड स्टेट में था, आपने उसकी रिएक्शन O2 गैस से करी, और फिर भी यहां पर बनना है M2OX टाइप का सॉलिड मेटल ऑक्साइड। मेटल गैसियस स्टेट में था बेटा, और उसकी रिएक्शन आपने O2 गैस से कराई, तो फिर भी M2OX सॉलिड ही बनेगा। क्या बोला मैंने, कि चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो फर्स्ट रिएक्शन, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो सेकंड रिएक्शन, चाहे वो गैसियस स्टेट में हो थर्ड रिएक्शन, जब भी हम O2 से रिएक्ट कराएंगे हमें मेटल ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में ही मिलेगा। मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन अलग अलग स्टेट से, सॉलिड से, लिक्विड से, गैस में। अब मुझे बताना रिएक्टेंट साइड की कहानी क्या है। देखो, एट रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट की बात करूंगा मैं केवल, एट रिएक्टेंट साइड ध्यान देना बेटा, रिएक्टेंट में मेटल से लिक्विड, लिक्विड से गैस, एंट्रोपी क्या हो रही है बताओ। मेटल सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, एंट्रोपी बढ़ रही है रिएक्टेंट साइड पे कि घट रही है। तो देखो, एट रिएक्टेंट साइड फ्रॉम 1 से 2 और 2 से 3 हम जा रहे हैं, तो आप बताओगे कि एंट्रोपी बढ़ रही है। केवल रिएक्टेंट साइड की बात कर रहा हूं बेटा, रिएक्टेंट साइड, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, जैसे जैसे स्टेट चेंज होगी, गैसी स्टेट में जाएंगे, रेंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी। तो अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो मुझे बताना बेटा, डेल्टा एस चेंज, चेंज कम होगा कि बढ़ेगा। डेल्टा एस होता तो नेगेटिव है, लेकिन ज्यादा नेगेटिव होगा, ज्यादा नेगेटिव होगा, मतलब कि डेल्टा एस कम होगा, मैं इसको कहूंगा मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव। ये बात समझ में आई, मोर नेगेटिव क्यों कहा, क्योंकि आना सॉलिड में है तो गैसियस से सॉलिड में आएगा, दोनों गैस है, तो एंट्रोपी में चेंज ज्यादा होगा, एंट्रोपी में चेंज ज्यादा होगा डेल्टा एस, तो चेंज ज्यादा नेगेटिव होगा, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव। तो स्लोप, स्लोप के बारे में क्या कहोगे, स्लोप बढ़ेगी ना, मोर पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव, स्लोप और ज्यादा पॉजिटिव होती जाएगी, इंक्रीज करेगी। बस ये बन गया ग्राफ। देखो कैसे आपको ग्राफ बनाना है बेटा, अगर मैंने यहां पर डेल्टा जी नॉट लिया और टी लिया, डेल्टा जी नॉट मेटल के ऑक्साइड का, तो सपोज करो कि यहां से स्टार्ट हुआ ग्राफ, तो एक पॉइंट तक हम गए, तो यहां पर मेटल सॉलिड में था, फिर ये एकदम से चेंज आएगा इसके स्लोप में, ये मेटल हो गया लिक्विड, और फिर चेंज आएगा स्लोप में, ये हो गया मेटल गैस। तो मैं इस टेम्परेचर को क्या कहूंगा, ये टेम्परेचर हमारा हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, और ये टेम्परेचर हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। अब ये ग्राफ किसका है, तो ये है मेटल से मेटल ऑक्साइड का ग्राफ, है ना।
मेटल ऑक्साइड का ग्राफ है, ये मेटल से मेटल के ऑक्साइड का ग्राफ है, ठीक है। हर में लेकिन अलग अलग स्टेट से बनने की कहानी है। तो जब भी आप इस स्लोप को चेंज होते देखो, जब भी स्लोप चेंज होगा इसका मतलब वहां पर क्या हुआ, जैसे ही ग्राफ में टर्न आया मतलब वहां स्टेट चेंज हो गई। क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही स्टेट चेंज होती है एंट्रोपी बढ़ती है, तो चेंज इन एंट्रोपी ज्यादा नेगेटिव हो जाता है तो स्लोप ज्यादा पॉजिटिव होती है। स्टीव चेंज होता है, स्टीव स्लोप हो जाएगा, ज्यादा स्टीव मिलेगा आपको। ठीक है, जहां पर पहले टर्न हुआ ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां से यहां तक मेटल लिक्विड में रहेगा और यहां से यहां तक मेटल गैसियस फॉर्म में होगा जब रिएक्शन हो रही है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस रीजन में रिड्यूस करता हूं तो मेटल मिलेगा किस स्टेट में, ये क्वेश्चन आ चुका है जेईई में। अगर मैं यहां से एक रिड्यूसिंग एजेंट पास करूं इस और यहां पर रिडक्शन हो, वो कैसे होगा, सॉलिड स्टेट में, है ना। मैं इस पार्ट में ग्राफ को रिड्यूस करते हुए दिखाऊंगा, बीच वाले पार्ट में, तो वो लिक्विड स्टेट में मिलेगा, लिक्विड स्टेट में मिलेगा। और यहां रिडक्शन हो रहा होगा अगर, तो गैस स्टेट में मिलेगा। बात समझ में आती है, बहुत आसान है बेटा। जहां से ये टर्न लेता है वहां से स्टेट चेंज होती है, ठीक है। स्लोप ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है, स्लोप स्टीव होती है, स्लोप बढ़ जाती है। क्लियर। तो ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ये चीज समझ में आई ना कि रिएक्टेंट साइड पे क्योंकि एंट्रोपी इनकी बढ़ रही है तो जो चेंज होगा वो घटेगा, ज्यादा नेगेटिव होगा, तो स्लोप जो होगी वो मोर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। हाँ टर्निंग, देखो टर्निंग पॉइंट ही तो है ये टर्न हो रहा है यहाँ से, लेकिन वो हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। हाँ अगर इस पॉइंट पर तो इक्विलिब्रियम होता है, दोनों स्टेट एग्जिस्ट करेंगी, को एग्जिस्ट करेंगी। इस पॉइंट पर वो दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं बेटा, नोट पॉइंट देखो, एट एज स्टेट ऑफ मेटल changes from solid to liquid to gas, है ना। as state of metal changes from solid to liquid to gas, oxygen affinity of metal rapidly decreases। क्यों भाई, मान लो यहां पर डेल्टा जी 0 था, तो अब अगर ये इस तरह से ग्राफ आगे बढ़ता, स्टेट चेंज नहीं होती तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता। लेकिन जैसे ही स्टेट चेंज हो रही है, ज्यादा स्टीव हो रहा है, ये बहुत जल्दी डेल्टा जी 0 को अचीव कर लेगा। जैसे ही डेल्टा जी 0 को अचीव करेगा उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे मेटल की स्टेट चेंज होती है उसकी ऑक्सीजन एफिनिटी कम होती जाती है। सॉलिड स्टेट में सबसे ज्यादा एफिनिटी है, लिक्विड में और कम, गैस में सबसे कम। क्योंकि ग्राफ क्लोज हो रहा है डेल्टा जी 0 के, डेल्टा जी बढ़ रहा है बेटा, ठीक है। तो कभी भी आप ग्राफ को टर्न होता हुआ देखें, ठीक है, तो आपको समझना है वहां स्टेट चेंज हो रही है। और आप देखो क्वेश्चन नंबर 30 में आप बता सकते हो कि किस किस की स्टेट चेंज हुई है। क्वेश्चन नंबर 30, ये इलिंगम डायग्राम है एक्चुअल, है ना। हाँ गैस स्टेट में इजी होगा बिल्कुल। रिडक्शन वाला ग्राफ मैं एक बार फिर से ले रहा हूं, है ना। देखो जैसे यहां पर हमने स्टार्ट किया, मेटल से मेटल ऑक्साइड जा रहे थे, ये फॉर्मेशन हो रहा है मेटल से मेटल ऑक्साइड का, है ना। तो यहां पर रिएक्शन क्या हुई होगी मेटल की सॉलिड से, तब जाके मेटल ऑक्साइड बना होगा इस ग्राफ में। यहां से यहां पर मेटल लिक्विड की ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई होगी तब मेटल ऑक्साइड बना होगा। और इस ग्राफ में मेटल गैस की रिएक्शन O2 से होगी तब ये ग्राफ बना होगा, है ना, ऑक्साइड बना है। तो इसका मतलब कि हमने देखा कि स्लोप ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है।
तो ये डेल्टा जी के ग्रोथ ज्यादा हो जाता है, तो हमें गैस स्टेट में रिडक्शन कराना ज्यादा आसान होगा, मतलब हाई टेम्परेचर पे, एलिवेटेड टेम्परेचर्स पे। तो जैसे जैसे स्टेट चेंज होती है ऑक्सीजन एफिनिटी कम होती जाती है मेटल की, और हमारा काम ही है कि ऑक्सीजन एफिनिटी को कम करना। दूसरी चीज मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर इस रीजन में रिडक्शन होता है, इस रीजन में अगर रिडक्शन होता है तो स्टेट मेटल की क्या रहेगी बेटा, क्योंकि टेम्परेचर ऐसा है कि मेटल जो होगा वो सॉलिड स्टेट में था, तो जो मेटल हमें मिलेगा रिडक्शन के बाद वो सॉलिड में होगा। अगर इस रीजन में हमने रिडक्शन कराया तो मेटल लिक्विड स्टेट में रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है, इसलिए लिक्विड स्टेट में रहेगा। और अगर इस रीजन में हमने मेटल को रिड्यूस कराया, जैसे कि जिंक के केस में होता है, जिंक हमें गैसी स्टेट में मिलता है, क्योंकि जिंक का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ठीक है, तो अब हाँ बिल्कुल सही है बेटा अनिमेश। हाँ हाँ, तीन की हुई है स्टेट चेंज। देखो, एक तो एचडीओ की हुई, एक ही बार टर्न हुआ। जिंक की दो बार हुई बेटा, जिंक को देखो आप दो बार टर्न ले रहा है जिंक। जिंक में सॉलिड स्टेट भी आई है, फिर लिक्विड भी आई है, फिर गैसेस भी आई है। तो जिंक जब रिड्यूस होता है वो गैस से मिलता है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे ग्राफ से। और एक मरकर एच जी एमजीओ की हुई है स्टेट चेंज, है ना, एमजीओ के लिए स्टेट चेंज हुई है। जहां वो ए पॉइंट है ना, वहां आप 1350 लिख लेना, 1350 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो, जहां ए पॉइंट लिखा हुआ है ग्राफ में। इस ग्राफ को मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, अभी रुक जाओ, पहले अभी हमें रिड्यूसिंग एजेंट के ग्राफ देखना है। बेटा रिएक्टेंट साइड पे एंट्रोपी की बात की मैंने, चेंज की बात नहीं की। रिएक्टेंट साइड पे चेंज नहीं, रिएक्टेंट साइड पे एंट्रोपी। एंट्रोपी, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बढ़ गई, तो ज्यादा एंट्रोपी से कम में आ रहे हैं, तो चेंज ज्यादा नेगेटिव होगा। ठीक है, हाँ तीनों केस में स्टेट क्यों चेंज है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड तो लैटिस बनाएगा ना बेटा, तो हमेशा वो सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। तो ये स्टेट तो हमेशा मेटल ऑक्साइड की सॉलिड ही रहेगी। या ऐसा कहो कि जब भी हम रिडक्शन करा रहे होंगे मेटल ऑक्साइड हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, ये लाइन है बेटा, एज स्टेट ऑफ मेटल चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस, ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ मेटल रैपिडली डिक्रीजेस। एज स्टेट ऑफ मेटल चेंजेस फ्रॉम सॉलिड लिक्विड गैस, ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ मेटल रैपिडली डिक्रीजेस। ठीक है, ऊपर वाली लाइन में लिखी थी मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट, है ना, ये डिफरेंट पूरा पूरा लिख लेना, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मेटल, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मेटल। चलो, क्या कंप्लीट कर लिया बेटा, रफ कर दूं मैं, कंप्लीटेड, आंसर करें तभी मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि फिर अगर ये चीज मिस हो गई तो फिर, यस ओके थैंक यू। चलो, अब आप लिखना बेटा, हमें रिडक्शन जो है वो किससे कराना है, रिडक्शन कराना है पायरोमेटलर्जी में कार्बन से या कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो हमें इनके ग्राफ देखने पड़ेंगे बेटा, है ना। नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2, फॉर्मेशन ऑफ CO एंड CO2। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ CO एंड CO2 क्यों, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, जिनका फॉर्म में कार्बन रिएक्ट करेगा तो CO बनेगा, और अगर CO रिएक्ट कर रही है तो CO2 बनेगा। तो अब हम ग्राफ देखने वाले हैं इसके, कार्बन के, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2। ठीक है, देखो कितने रिएक्शन ले रहा हूं मैं। फर्स्ट रिएक्शन है आपकी कार्बन सॉलिड प्लस हाफ ऑफ O2 गैस, तो इससे बना, लिमिटेड है तो CO गैस। ठीक है, पहला पार्ट। फिर दूसरा ग्राफ, दूसरा ग्राफ मैं लूंगा कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, जिससे बनेगी CO2 गैस। ठीक है, एक हमने लिमिटेड ले लिया तो CO बन गया, दूसरा CO2, और तीसरा है, तीसरा है बेटा 2CO सॉलिड प्लस O2 गैस, जिससे हम बनाएंगे CO2 गैस। ठीक है,
ये 1 मिनट है ना, ये नहीं, यहाँ पर मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड लेना है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, अब देखो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, तो मैं बैलेंस करने के लिए काम करता हूं, इसको 2C प्लस O2 ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 2CO, है ना, ये तो बैलेंस डी है, और C प्लस O2 गिव CO2, तो मुझे यहाँ पर 2CO और यहाँ पर 2CO2 देना पड़ेगा बैलेंस करने का। बैलेंस हो गया क्या, 4 4, हाँ ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, इसमें कार्बन की स्टेट सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़े हैं कि घटे हैं, गैस के मोल्स, एंट्रोपी बढ़ी है कि घटी है। देखो गैस के 1 मोल से गैस के 2 मोल बने, सॉलिड तो कुछ नहीं है, तो डेल्टा एस तो हो जाएगा पॉजिटिव, डेल्टा एस हो जाएगा पॉजिटिव, तो स्लोप कैसी रह जाएगी बेटा, स्लोप हो जाएगी नेगेटिव, स्लोप हो जाएगी नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा डेल्टा जी नॉट एफ, है ना, और टेम्परेचर का, किसका, सी से सीओ का ग्राफ नीचे की तरफ आएगा कुछ इस तरह से। ये किसका ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ है सी से सीओ गैस के बनने का। मतलब जब हम कार्बन से रिडक्शन कराते हैं और लिमिटेड अमाउंट में O2 रखते हैं और सीओ गैस बनती है, अगर सीओ गैस, तो ग्राफ नीचे की तरफ आता है। तो मुझे एक बात बताइए, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, कार्बन की ऑक्सीजन एफिनिटी बढ़ेगी कि घटेगी, कार्बन की ऑक्सीजन एफिनिटी बढ़ेगी, कार्बन की ऑक्सीजन एफिनिटी बढ़ेगी, मतलब इस सीओ का फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियस होगा, बिल्कुल, है ना, तो हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ सीओ गैस इज इंक्रीजेस, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना उतने हाई टेम्परेचर पर सीओ गैस का बनना और ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, क्लियर है, तो ये चीज समझ में आ गई कि सी से सीओ के बनने पर टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन और फॉरवर्ड जाती है, ऑक्सीजन छीनने की कैपेसिटी इसकी और बढ़ती है। तो कार्बन से रिडक्शन लो टेम्परेचर पे कराना अच्छा होगा कि हाई टेम्परेचर पर, कार्बन से रिडक्शन अगर कराना है हाई टेम्परेचर पर, है ना, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर सीओ गैस का बनना ज्यादा स्पॉन्टेनियस है। अच्छा, कभी भी ये ग्राफ पूछा जाए तो पहचान लोगे देख के कि सीओ का ग्राफ नीचे की तरफ आता है, भूल जाओ तो एक बार रिएक्शन लिखना, बैलेंस करना और उसकी एंट्रोपी देख लेना केवल गैस से, एंट्रोपी पॉजिटिव हुई तो स्लोप नेगेटिव होगी, ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, इधर पे आओ, रिएक्शन में 1 मोल गैस से 1 मोल गैस, तो डेल्टा एस क्या लिख दोगे आप, 0, तो स्लोप भी इसकी 0, स्लोप भी 0, मतलब सीओ सी से ये डेल्टा जी नॉट है एफ, और ये टेम्परेचर है, क्या मैं ग्राफ ऐसा बना दूं पैरेलल टू टेम्परेचर, है ना, तो इससे क्या मतलब है, इससे अगर हम किसकी बात करें बेटा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, कार्बन की ऑक्सीजन एफिनिटी में कोई चेंज आएगा क्या, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब CO2 बना रहे हैं नो चेंज, तो हम यहां पर लिखेंगे नो चेंज इन ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन की ऑक्सीजन एफिनिटी में कोई चेंज नहीं है, कार्बन की ऑक्सीजन एफिनिटी में कोई चेंज नहीं है, बट यहां पर कार्बन की ऑक्सीजन एफिनिटी क्या हुई थी, बढ़ी थी। चलिए एक और ग्राफ देखें, एक और ग्राफ देखें, इसमें 2 गैस, एक 3 मोल गैस, 3 मोल गैस है, तो कितना, 2 मोल, मतलब कि डेल्टा एस 0, क्योंकि एंट्रोपी बेटा दोनों गैस के मोल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो एंट्रोपी क्या हो गया, 0 हो गई। यहां पर अगर हम बात करें तो डेल्टा एस हो जाएगा नेगेटिव, तो स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप हो जाएगी पॉजिटिव, स्लोप हो जाएगी पॉजिटिव। अब स्लोप पॉजिटिव हुई तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ये ग्राफ किसका है, देखो ये ग्राफ था सी से CO2 के बनने का, ये ग्राफ है CO से CO2 के बनने का। CO भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होता जाएगा,
बोलो, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होता जाएगा। तो मुझे बताओ कि सीओ एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, तो अच्छा हाई टेम्परेचर्स पर कराएं कि लो टेम्परेचर पर कराएं? क्योंकि हाई जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, इसकी ऑक्सीजन एफिनिटी तो कम होती जा रही है ना बेटा, इसकी स्पॉन्टिनिटी तो कम होती जा रही है। तो सीओ एज अ रिड्यूसिंग एजेंट अगर यूज करना है तो लो टेम्परेचर्स पे कराएंगे। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट है ना, सीओ ऑब्लिक CO2, सीओ से CO2 बनने की कहानी है। तो इसमें क्या लिखे हम, एक लाइन तो लिख लेते हैं क्या, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस क्या लिखना है, ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ सीओ इज डिक्रीजेस, है ना, ऑक्सीजन एफिनिटी, ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डिक्रीजेस। कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन एफिनिटी डिक्रीज डिक्रीज करती है, या रेशियो की स्पॉन्टिनिटी डिक्रीज करती है, या डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होता जाता है। क्लियर है? तो सीओ से O2 बनने में स्लोप पॉजिटिव, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ सीओ कम होती जाएगी। डेल्टा एस निकालने के लिए, हाँ बोलिए। बेटा जो वीडियो ऑफ करके रखा सब ऑन करिए आप लोग, नहीं 2 मिनट के अंदर ही क्लास से बात कर रहा हूँ सर, प्लीज हाँ कंटिन्यू। ओके, यहाँ देखो, यहाँ पर स्पॉन्टेनिटी बढ़ेगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा ये टेम्परेचर बढ़ाने पर, ये टेम्परेचर बढ़ाने पर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। आप एंट्रोपी के लिए टेंशन नहीं लो, आप बस इतना याद रखो बेटा, गैसियस मोल अगर बढ़ते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है, और गैस के मोल अगर कम हो जाती है तो एंट्रोपी घटती है। बस तो ऐसे देख लो कि दो, एक मोल गैस था और दो मोल बन रहे थे, नंबर ऑफ गैस मोल बढ़ेंगे, रेंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। सेकंड में, एक मोल गैस एक मोल गैस दोनों सेम है, तो कोई मोल नंबर ऑफ मोल गैस में चेंज नहीं आ रहा है, एक मोल था तो एक मोल अभी भी है, मतलब कि एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा। और दूसरा यहाँ पर कि दो और एक, 3 मोल गैस से दो बने, मतलब नंबर ऑफ गैसेस मोल कम हो रहे हैं, तो चेंज पहले कम माइनस ज्यादा नेगेटिव हो गई, डेल्टा एस नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव। ठीक है, तो सीओ का ग्राफ नीचे की तरफ आता है, CO2 ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, और सी से CO2 का ग्राफ कैसा रहता है बेटा, पैरेलल टू टेम्परेचर। ये आप ग्राफ देखिए, ये बना है क्वेश्चन नंबर 31 में, ये ग्राफ क्वेश्चन नंबर 31 में, 2CO प्लस O2 का प्लस 2CO2 है ना, कौन सा, नहीं वो थोड़ा सा उसमें करेक्शन करना, 2CO, हाँ ये वाला है, 2CO प्लस O2 गिव्स 2CO2, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, 2C प्लस O2, 2CO नीचे की तरफ आ रहा है, C प्लस O2 CO2 बिल्कुल पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लें एक बार, इस ग्राफ को मैं बनवा रहा हूं अभी आपको। चलो सभी ने नोट कर लिया क्या बेटा, रफ कर दूं मैं तीनों ग्राफ? देखो बस समझाने में ज्यादा टाइम लगता है, बहुत आसान है ना, आप तो बस नंबर ऑफ गैस के मोल से काम चलाओ, गैस के मोल बस देखो, उससे स्लोप देख लो, डेल्टा एस देख लो स्लोप, और सीओ का ग्राफ नीचे की तरफ लाना है स्ट्रेट लाइन में, सी से CO2 का ग्राफ पैरेलल लेना है, CO2 का ग्राफ ऊपर की तरफ ले जाना है। ठीक है, आई एम वेटिंग, नोट कर लें बेटा।
कंप्लीटेड। चलो मैं इतना पार्ट रफ कर रहा हूँ। देखो बेटा, अब हमें बनाना है कॉमन कर्व, जो कि मैं क्वेश्चन नंबर 31 का ले रहा हूँ ना, क्वेश्चन नंबर 31, और फिर इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लिख लेंगे। क्या है? डेल्टा जी नॉट और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है, सी से सीओ का ग्राफ है ना, सी से सीओ का ग्राफ नीचे आ रहा है, फिर ये ग्राफ सी से CO2 का है, और एक ग्राफ ऐसे है ना। तो ये एग्जैक्ट कट नहीं करता है जैसा कि उसमें बनाया गया है ना, थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्राइंगल आता है, और ये होगा हमारा CO से CO2 का ग्राफ। CO2 ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बनता है, छोटा सा ट्राइंगल। ये जो टेम्परेचर है ना, इट इज 710 डिग्री सेंटीग्रेड। आप देख सकते हो वहां पर भी दिया है, या 983 केल्विन। टेम्परेचर याद रखना होगा, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है जिस पर तीनों की रिड्यूसिंग पावर बराबर है। सेवन 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रिडक्शन है बेटा, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे यूज करेंगे। तो ये जो आपका ट्रांजिशन ट्रायंगल आया है, इसका जो टेम्परेचर है यहाँ पर, ये 710 या 983 केल्विन होगा। 273 ऐड कर दीजिए, 983 केल्विन या 710 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मुझे बताओ, इस रिएक्शन से पहले, इस टेम्परेचर से पहले किसका ग्राफ ज्यादा नेगेटिव है, या ग्राफ की वैल्यू डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है इस टेम्परेचर से पहले? तो इस टेम्परेचर से पहले सीओ का ग्राफ ज्यादा नेगेटिव है, डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है, मतलब वो ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। और इस टेम्परेचर के बाद हुआ क्या कि सीओ तो डेल्टा पॉजिटिव की तरफ चला गया, लेकिन कार्बन से सीओ ज्यादा डेल्टा जी नेगेटिव की तरफ आया, मतलब सी से सीओ का ग्राफ ज्यादा नेगेटिव होगा। बस हमें यही पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें आप नोट बना के पॉइंट्स लिखते जाइएगा, इसी क्वेश्चन के अंदर थ्योरी पॉइंट्स ही रहेंगे बेटा। फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, थ्योरी पॉइंट से मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप नोट करना। बिफोर बिफोर 710 डिग्री सेंटीग्रेड, बिफोर 710 डिग्री सेंटीग्रेड, बिफोर 710 डिग्री सेंटीग्रेड, CO2 ऐसे लिखेंगे बेटा, CO2 एरो लगा के, इज मोर स्पॉन्टेनियस, is more spontaneous. I'm repeating. Before 710 degree centigrade, CO2 is more spontaneous, in comparison to in comparison to in comparison to C2CO, in comparison to C2CO. C2CO. So at lower temperature, so at lower temperature, carbon monoxide is a better reducing agent. ठीक है, 710 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले, यानी कि लोअर टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसी में एक दूसरा नोट भी लिखेंगे,
बस इसका उल्टा लिखना है आपको। क्या, मैं यहां पर नोट कर देता हूं सेकंड पॉइंट। आफ्टर 710 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, क्या लिखेंगे बेटा, C2CO is more spontaneous, is more spontaneous in comparison to in comparison to CO2 CO2, है ना। So at higher temperature, at higher temperature, carbon, ना, carbon is a good reducing agent, या बेटर, जो भी आपको लिखना हो, मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरह से आंसर करना है अगर ये पूछा जाए। इस टेम्परेचर से पहले किसकी कहानी और इस टेम्परेचर के बाद। जिसका डेल्टा जी जितना नेगेटिव उसकी ज्यादा चलेगी भाई, है ना, वो ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा। तो जो ग्राफ नीचे की तरफ आता है वो डेल्टा जी को नेगेटिव करता जाता है, जो ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है वो डेल्टा जी को पॉजिटिव करता जाता है। तो इलिंगम डायग्राम बिल्कुल उल्टी कहानी है ना। जो ऊपर जा रहा है वो लॉस में है और जो नीचे आ रहा है ग्राफ वो फायदे में है। मैं रिपीट कर देता हूं बेटा। आफ्टर 710 डिग्री सेंटीग्रेड सी से सीओ इज मोर स्पॉन्टेनियस इन कंपैरिजन टू CO2 एरो लगा ना बीच में। सो एट हायर टेम्परेचर कार्बन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा देखो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, वो टेम्परेचर से हम देख रहे हैं ना इन दोनों में कि लोअर टेम्परेचर पर किसका रिडक्शन कराना है। बस अब हम हर एक मेटल के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे वो उसके इलिंगम डायग्राम से देख लेंगे। ठीक है ना। तो कैसे एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हम सिलेक्ट करते हैं, अब हमें ये सीखना है। ठीक है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कैसे सिलेक्ट करते हैं वो हम सीखेंगे। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग यही लिख लेंगे अपन, हाउ टू सिलेक्ट अ रिड्यूसिंग एजेंट। इलिंगम डायग्राम में ऊपर जाने पर मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होती जाती है, मेटल की ऑक्सीजन एफिनिटी कम होती है। कल ये सब डिस्कस तो किया था बेटा, डेल्टा जी पॉजिटिव होता जाता है। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं उनकी ऑक्सीजन एफिनिटी कम होती जाती है और ऑक्सीजन को छोड़ने की पावर बढ़ती जाती है ना, रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। तो ऊपर वाले तो हीट करने पर ही छोड़ देंगे। एक्चुअल में देखो इलिंगम डायग्राम इज द रिवर्स ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, अगर आपने ध्यान दिया हो। इलिंगम डायग्राम इज द रिवर्स ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो इलिंगम डायग्राम में सबसे नीचे मिलेंगे और जो सबसे कम रिएक्टिव है वो इलिंगम डायग्राम में ऊपर मिलेंगे। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 30 जो है आपका, HgO Ag ऊपर है और सोडियम मैग्नीशियम नीचे है। तो हम बोल सकते हैं कि इलिंगम डायग्राम इज द रिवर्स ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। याद रखने का ये तरीका है, रिएक्टिविटी सीरीज को उल्टा लिख दो, ग्राफ बन जाएगा आपका। अभी मैं बनवाऊंगा आपसे, है ना। तो ये क्या, ये पार्ट हो गया। हाँ लिख लीजिए बेटा। चलिए मैं रफ करूँ बेटा, आई होप सभी ने लिख लिया होगा। देखो बेटा कैसे करते हैं अपन, अब हेडिंग लिखना,
Selection of a reducing agent. Selection of a reducing agent. सिलेक्शन ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, देखो एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं बेटा। एक ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं और इसको अपन पढ़ेंगे कि किस तरह से ये ग्राफ होगा। ग्राफ में ले लेता हूं क्वेश्चन नंबर 34, है ना। ग्राफ ले लेता हूं क्वेश्चन नंबर 34। देखो क्या ग्राफ है कि इस तरह से जिंक का ग्राफ है ना। जिंक, यहां पर टेम्परेचर लिए हुए हैं इन केल्विन, और ग्राफ कुछ ऐसे ऊपर गया, 1 2 और 3, है ना। और ऊपर से ये एक रिड्यूसिंग एजेंट आ रहा है। तो ये वाला जो ग्राफ है वो किसका है बेटा? जिंक की O2 से रिएक्शन होने पर जिंक ऑक्साइड का ग्राफ है, अलग अलग स्टेट में, है ना। क्योंकि ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट होगा और ये हमारा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो मैं ये ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा बहुत कुछ। ये आप समझ गए ना, ये बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब ये ग्राफ किसका दिया है यहाँ पर? देखो जो ऊपर से नीचे आ रहा है, ये ग्राफ आ रहा है 2C + O2 gives 2CO, 2CO गैस, है ना। ये कार्बन से CO के बनने की कहानी है। और ये टेम्परेचर है, ये इस टेम्परेचर पर यहां पर ये टोटल कितना दिया है? 1270 केल्विन, 1270 केल्विन पर, है ना। ये इसको क्रॉस कर रहा है। अब अपने पास ये डेल्टा G0 है और ये T है। मैं क्या कर रहा हूं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं बेटा। एक रीजन इस टेम्परेचर से पहले वाला है और एक रीजन इस टेम्परेचर के बाद वाला है। यहां पर मैंने इस रीजन में इसका डेल्टा G0 x1 मान लिया और इसका डेल्टा G0 x2 मान लिया, है ना। इस रीजन में इसका डेल्टा G0 मैंने x3 मान लिया और इसका डेल्टा G0 x4 मान लिया बेटा। ठीक है, ये हमने अपने आप से वैल्यू मान ली x1 x2 के फॉर्म में। अब देखो इन केस 1 ले रहा हूं मैं, केस 1। ठीक है, क्या है? रीजन ए है बेटा, रीजन ए, है ना। रीजन ए, रीजन ए में आप बताओ x2 ज्यादा है बड़ा है x1 से? वैल्यू की बात कर रहे हैं बस केवल, है ना। मैग्नीट्यूड x2 बड़ा है x1 से। अब मुझे बता ना, हमने पहली रिएक्शन लिखी जिंक ऑक्साइड की, तो जिंक ने रिएक्शन की O2 के साथ और जिंक ऑक्साइड को बनाया। जिंक ने O2 से रिएक्शन करी है और जिंक ऑक्साइड को बनाया है। तो इसके लिए जो डेल्टा G0 F है वो मैंने कितना ले लिया? +x1। ठीक है, फिर अब मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर रहा हूं, तो जिंक ऑक्साइड से क्या बना? जिंक + O2। तो इसके लिए डेल्टा G0 F क्या हो जाएगा? -x1। अच्छा, इस फ्रिक्शन के लिए क्या है आपके पास? C से O2 बनाया तो CO मिला, है ना। CO मिला, C + O2 gives CO। तो इसके लिए डेल्टा G0 कैसा है? +x2। अब मैं दोनों रिएक्शंस को जोड़ दूं, है ना। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि इसने जिंक ने कार्बन ने जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस किया। मतलब रिएक्शन ये थी कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, है ना। और क्या मिला अपन को? क्योंकि O2 O2 तो कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा जिंक + CO। जिंक रिड्यूस हो गया, जिंक रिड्यूस हो गया। ठीक है, इससे पहले जिंक रिड्यूस कर दिया अपन। तो डेल्टा G0 F आएगा +x2 - x1, लेकिन x2 इज ग्रेटर देन x1, तो डेल्टा G0 F क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव। अगर डेल्टा G0 F पॉजिटिव है तो क्या इस रीजन में इस टेम्परेचर से पहले ये CO वही ग्राफ है बेटा, क्या ये इसको रिड्यूस कर पाएगा? बताओ, ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो क्या इस टेम्परेचर से पहले ये वाला ग्राफ करता है रिड्यूस, लेकिन क्या अभी कर रहा है? नहीं। मतलब एक चीज समझ में आई कि ग्राफ अगर ऊपर है रिड्यूसिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट का ग्राफ ऊपर है और नीचे मेटल ऑक्साइड का ग्राफ है, तो कभी भी रिडक्शन नहीं हो सकता। दूसरी तरीके से समझो, क्योंकि इसका डेल्टा G इसका डेल्टा से ज्यादा नेगेटिव है, तो जिसका डेल्टा G ज्यादा नेगेटिव है उसका बनना तो ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा।
तो उसको ऊपर वाला कभी भी रिड्यूस नहीं कर सकता। क्लियर? जो ऊपर है ग्राफ वो नीचे वाले ग्राफ को कभी रिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, इससे ये पता चला। केस 2 लेते हैं, केस 2 लेते हैं। ठीक है, केस 2 में अपन रीजन बी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें x4 इज ग्रेटर देन x3 न्यूमेरिकली, है ना। बाकी में साइन लेके नहीं चल रहा, साइन अपने आप आ जाएगा। तो यहां पर कहानी क्या है, देखो यहां पर जिंक से जिंक ऑक्साइड बनाया ना, O2 हटा दिया मैंने, जिंक से जिंक ऑक्साइड बनाया, तो इसका डेल्टा जी नॉट क्या है ना, इसका डेल्टा जी नॉट है x4। तो अब क्या होगा, जिंक ऑक्साइड से जिंक बनाया, तो डेल्टा जी नॉट एफ नीचे लिखना है थोड़ा सा ना, ये हो जाएगा -x4। ठीक है, फिर हमारे पास सी से क्या होगा अपना, हाँ सी से सीओ के बनने की कहानी है। डेल्टा जी नॉट एफ कितनी है बेटा, x3 है। दोनों को जोड़ दो, तो जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन कार्बन से कराया, जिससे जिंक बना प्लस सीओ बना, तो डेल्टा जी नॉट एफ की वैल्यू -x4 प्लस x3 होगी। अब क्योंकि यहाँ x4 बड़ा है, तो ये डेल्टा जी नॉट क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। मतलब कि रिएक्शन कैसी हो गई, स्पॉन्टेनियस हो गई। इसका मतलब अब इस टेम्परेचर के बाद इसका रिडक्शन हो रहा है, इस 1270 केल्विन के बाद इसका रिडक्शन हो रहा है। मतलब कि रिडक्शन कब स्टार्ट होगा, जब ये ग्राफ नीचे होगा। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का ग्राफ हमेशा नीचे होता है जिस मेटल ऑक्साइड के को वो रिड्यूस कर रहा है। अगर कैसे भी किसी पॉइंट पर ग्राफ ऊपर चला गया तो कभी भी रिडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना, तो नीचे वाला ग्राफ हमेशा ऊपर वाले ग्राफ को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन ऊपर वाला ग्राफ नीचे वाले ग्राफ को कभी रिड्यूस नहीं कर सकता। ये हमें बात समझ में आ गई। तो इसका रिडक्शन किस टेम्परेचर पर होगा, इसका टेम्परेचर 1270 केल्विन के बाद होगा रिडक्शन। ठीक है, किसके थ्रू होगा, तो कार्बन से सीओ के बीच में होगा। अब एक चीज और समझना, अब इससे एक चीज समझो, इस रीजन में स्टेट कौन सी थी, इस रीजन में स्टेट थी लिक्विड, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट के बाद ये पूरा उसका मेल्टिंग पॉइंट चल रहा है, मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा चल रहा है। ठीक है, नहीं नहीं, ये बॉइलिंग पॉइंट हमारा ये बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, अब मुझे बताना ये स्टेट कौन सी होगी, ये लिक्विड आएगी। अगर अगर मैंने इस स्टेट में लिया, तो अगर ये इंटरसेक्ट कर दी यहां पर, एक्चुअल में यही करती है, तो क्या आएगा, तो वो गैसी स्टेट में मिलेगा। अच्छा, सीआरक्यू में बॉइलिंग पॉइंट डाउन पर है क्या, हाँ यार हाँ, तो ये थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया। चलो कोई बात नहीं, अभी जो हमने क्वेश्चन किया है एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मान लो आप, सीआरक्यू में जो मेंशन है उसके थ्रू तो गैस स्टेट आएगी, बस इतना चेंज होगा। बाकी आपको मैं जो समझाना चाह रहा था कि जो ग्राफ नीचे होता है वो कभी ऊपर वाले को रिड्यूस नहीं कर सकता, नीचे वाला ग्राफ हमेशा ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है। क्लियर? चलो नोट करो इसको। तो रिड्यूसिंग एजेंट का ग्राफ मेटल ऑक्साइड के ग्राफ से कहां होना चाहिए, नीचे की तरफ, उसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए। बेटा इस ग्राफ के अकॉर्डिंग स्ट्रेट जिंक की लिक्विड मिलेगी। सीआरक्यू में थोड़ा सा मैंने यहां से ले लिया इसको, ये यहां से होगा तो स्ट्रेट गैसियस आएगी, लेकिन चेंज कुछ नहीं होगा, सारा डेटा ऐसे ही चलेगा पूरा। डेल्टा जी की वैल्यू देखो, मैंने डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव नहीं ली कुछ, मैंने सीधे वैल्यू ली है यहाँ पर x2 x। अगर आप बिल्कुल उसके बाय बाय वो चलना चाहते हो कि मैं एक्चुअल वैल्यू लेकर चलूं,
तो देखो फिर दिक्कत होगी, क्या होगा ना, ये मोर लेस नेगेटिव होगा, ये मोर नेगेटिव होगा, तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा साइन को। तो मैंने केवल x2 x1 मान लिया, ये ज्यादा ये कम, अपने आप साइन आ गया, आप टेंशन नहीं लेना, अपने आप साइन आ जाएगा। x3 नेगेटिव होना चाहिए, क्यों बेटा, मैंने किसी को नेगेटिव नहीं लिया है ना। आप ऐसा मत करो कि डेल्टा जी आप एक को नेगेटिव लोगे तो ये भी तो नेगेटिव होगा। आप केवल x4 x3 मान के चलो, दोनों को पॉजिटिव ले लो, तो अपने आप साइन आ जाएगा आपका। आप खुद से साइन मत रखो बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप खुद से साइन मत रखो। यहाँ पर होंगे सारे नेगेटिव होंगे, मैंने सबको पॉजिटिव लिया है, अपने आप साइन करेक्ट आ गया है। नहीं तो फिर दिक्कत होगी ना, मोर पॉजिटिव मोर नेगेटिव, लेस नेगेटिव मोर नेगेटिव, ये दिक्कत हो जाएगी। आप करके देख लीजिए वैल्यू को, ये लेस नेगेटिव ये मोर नेगेटिव, अपने आप यहाँ साइन नेगेटिव आ जाएगा। देखो बेटा, डेल्टा जी के क्यों आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? डेल्टा जी एक्चुअल में होगा क्या, ये होगा मोर मोर पॉजिटिव, ये होगा लेस, सॉरी मोर नेगेटिव, नहीं उल्टा बोल रहा हूं मैं, लेस नेगेटिव मोर नेगेटिव, है ना। तो मैंने बस इतना मान लिया कि x2 बड़ा है x1 छोटा है। यहाँ पर भी मैंने मान लिया x4 बड़ा है x3 बड़ा है। एक्चुअल में तो यही होता है ना, ऊपर की वैल्यूज छोटी होती है, नीचे की वैल्यूज बड़ी होती है। ठीक है, तो आपका जो साइन है वो अल्टीमेटली आ जाएगा। देखो रिजल्टेंट जो साइन आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है। आप कोई वैल्यू रख के देख लो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर वैल्यू ली -20, नेगेटिव साइन ले लिया, है ना, तो ये वैल्यू होगी -40। ओके, ये वाली नहीं, ये वाली तो +40 +20 होगी। और ये वैल्यू जो थी ये होगी -40। ऐसे ही हो रहा है ना कहानी। हमने ऊपर वाला लिया -40, तो हमने चेंज कर दिया, चेंज करने पर ये हो गया +20। और हाँ उल्टा ले लिया ना मैंने, देखो एक्चुअल में ये नीचे की तरफ है ना, x1 नीचे की तरफ है, तो ये लेना पड़ेगा मुझे -40, तो ये हो जाएगा +40, तो ये होगा -20। अब देख लो साइन कैसा आएगा, इन दोनों का +20 आएगा ना, साइन पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ लो, यहाँ पर आप वैल्यू कौन सी, x4 की वैल्यू ज्यादा है ना, मोर पॉजिटिव, मैं इसको मान लेता हूँ -20। ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएगा 40, और ये मान लेता हूँ -40, तो इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लोगे तो -20 आएगा, ये नेगेटिव साइन। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आप साइन के चक्कर में न मत पड़िए, यहाँ पर साइन के चक्कर में मत पड़िए। आप बस इतना याद रखिए कि ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है, नीचे वाली कम है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज होती जाती है, बस अपने आप साइन सही आएगा। केस 1 एंड केस 2, अरे देखो केस 1 में हो क्या रहा है, इस पॉइंट से पहले की कहानी है ये, यहाँ की x1 किसके बनने के लिए है, जिंक से जिंक ऑक्साइड x1, और x2 किसके बनने के लिए है, कार्बन से CO बनने के लिए। तो दोनों को जोड़ेंगे तभी तो रिडक्शन होगा ना। तो हमने इसको रिवर्स किया तो साइन चेंज हो जाता है, और जोड़ दिया, तो जो वैल्यू बड़ी थी उसमें से छोटी वैल्यू घटाई है, तो साइन पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा GF पॉजिटिव आया इस रिएक्शन के लिए, इसलिए नॉन स्पॉन्टेनियस है। इस रीजन में देखो, बी रीजन में x4 वैल्यू बड़ी है, x3 छोटी है, तो x4 किसके लिए है, जिंक से जिंक ऑक्साइड के लिए x4 है, और x3 वैल्यू किसके लिए ली, कार्बन से CO के लिए x3 ली। तो जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये नेगेटिव हो गया, दोनों को जोड़ दिया तो क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस CO। इन दोनों को जोड़ेंगे तो x3 प्लस में रहेगा और x4 माइनस में रहेगा। तो x4 बड़ा है इसलिए साइन नेगेटिव आया, इसलिए स्पॉन्टेनियस हो गई।